हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है और इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, तो इसको पूरा सॉल्व करके ही जाना। इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिए गए निर्देशों को पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड ब और खंड सा। खंड आ जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, खंड ब उचित संबंध वाले प्रश्न होंगे और खंड सा रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। और प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, ये हमको ध्यान रखना है। अब चलिए इनमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? अ हवा, ब पानी, स वन और द मकान। तो इसका सही उत्तर होगा मकान। इसी में दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है अ संसद में, ब विधानसभा में, स विधान परिषद में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ संसद में। इसी में तीसरा प्रश्न है, रूस की संसद का नाम है अ लोकसभा, ब डाइट, स डूमा और द कांग्रेस। तो इसका उत्तर होगा स डूमा। इसी में चौथा प्रश्न है, कर्नल नासिर संबंधित थे अ मिस्र से, ब यूगोस्लाविया से, स इंडोनेशिया से और द भारत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ मिस्र से, ये आपको लिखना होगा। अब पांचवा प्रश्न है, जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, अ वे भोजन नहीं करते, ब वे भोजन नहीं खरीदते, स वे कुपोषित हो जाते हैं और द है वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। तो इसका सही उत्तर होगा वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। अब खंड ब है उचित संबंध जोड़िए। पहला है मिट्टी प्रदूषण, तो मिट्टी प्रदूषण का होगा रासायनिक खाद। अगला है बिक्री कर में घोटाला, तो इसका हो जाएगा कर की चोरी। इसमें अगला है जर्मनी का औद्योगिकरण, तो इसका हो जाएगा मजदूर संगठन समाप्त। अब इसमें अगला है एफसीआई, तो एफसीआई का होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम, तो हो जाएगा सन 2005। तो इस तरह से आपको हल करना होगा। आगे खंड स में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, भारत में खाली स्थान भूमि का विस्तार संभव नहीं है, तो यहाँ आपको लिखना है कृषि। दूसरा है, धरती पर कोयला खाली स्थान के साधनों के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ऊर्जा। इसी में तीसरा है, रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ खाली स्थान के बाद हुआ, तो यहाँ पर आपको लिखना है 18वीं सदी। इसी में चौथा है, लोकमान्य तिलक खालिस्तान पत्रिका के संपादक थे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा केसरी। अंतिम है, खालिस्तान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मिलावट। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक में 2 अंक आवंटित है और शब्द सीमा यहाँ पर 30 है। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनका उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, विकास से आप क्या समझते हैं? 2 अंक का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा है, फसल चक्र किसे कहते हैं? नंबर चौथा है, सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? प्रश्न नंबर 5वां है, उपनिवेशवाद क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए। कोई दो बताना है और प्रत्येक में 1 नंबर, तो कुल ये 2 नंबर का ये प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक में 3 अंक आवंटित है और शब्द सीमा है 50। अब इसमें प्रश्न नंबर 7 है, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? लिखिए, 3 अंक का यह प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 8 है, अमेरिका एवं सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई 3 कारण लिखना है और 3 कारण के 3 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। 3 सकारात्मक प्रभाव के 3 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी में प्रश्न नंबर 10 है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 11 से 14 है, वो लघु उत्तरी है और उसमें प्रत्येक में 4 अंक आवंटित है और शब्द सीमा यहाँ पर है 75 शब्द। प्रश्न नंबर 11 में है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर दिखता है? लिखिए, कोई 4 अंतर लिखना है और प्रत्येक अंतर के 1 अंक प्राप्त होंगे, तो कुल 4 अंक आपको मिलेगा। इसी का अथवा दिया है, हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी? लिखिए, इसमें भी कोई 4 लिखना है, तब 4 अंक आपको मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के
उत्तर दें। तो इसके अंतर्गत एक एक अंक के 4 प्रश्न होंगे और चारों प्रश्नों को हल करने पर आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। इसका अथवा निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरें। अब प्रश्न नंबर 11 है, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, समझाइए। कोई 4 उपयोग लिखना है और प्रत्येक उपयोग के एक एक अंक आपको मिल जाएगा। इस तरह 4 अंक का यह प्रश्न है। अब इसमें अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए कैसे घातक है, समझाइए। इसमें भी कोई 4 लिखना है, तब 4 अंक आपको मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, वर्साई की संधि कब हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, समझाइए। ये भी 4 अंक का प्रश्न है। इसमें अथवा भी दिया है, इसका अथवा है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। 4 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 और 16 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और इसमें 5 अंक आवंटित है और शब्द सीमा यहाँ पर है 100। प्रश्न नंबर 15 है, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। प्राचीन स्वरूप और आधुनिक स्वरूप ये दोनों 2.5 नंबर का होगा। इसी में अथवा है, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। अब प्रश्न नंबर 16 है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। कोई 5 लिखोगे तब आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इसी में अथवा है, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यहाँ भी कोई 5 लिखना है। अब प्रश्न नंबर 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 6 अंक आवंटित है और शब्द सीमा है 150। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की व्याख्या कीजिए। 6 कार्य आपको लिखना होगा, तब 6 अंक आपको मिलेंगे। या इसी में अथवा है, निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी आपको 6 कारण लिखने होंगे, तभी 6 अंक प्राप्त होंगे। इसी में अथवा है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व को किन्हीं 6 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब इनका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 था, विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, विकास की धारणा व्यापक है, इसके बारे में कई मतभेद होते हैं, इसमें एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। प्रति व्यक्ति अपना आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए, इतना आपको लिख देना होगा। प्रश्न नंबर 3 था, फसल चक्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, हर वर्ष एक ही खेत में बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र या सस्यवर्तन कहलाता है। जैसे धान के बाद तिलहन या दलहन, अथवा दलहन तिलहन के बाद धान या गेहूं की फसल लेना है। बस इतना आपको लिखना होगा। प्रश्न 4 था, सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, अप्रत्यक्ष करों से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 5 था, उपनिवेशवाद क्या है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, उपनिवेशवाद से आशय उन देशों से है जिन्हें शक्तिशाली देशों ने अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात उस देश पर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण, भारत ब्रिटेन एक उपनिवेशवाद था। तो इतना आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न था, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए, तो 2 कोयला उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 7 था, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, लिखिए। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान में बम गिराया गया, जिसमें जापान को अत्यधिक जनधन की हानि हुई। 1954 में एकीकृत परिषद गठित हुआ, जिससे प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण का विरोध किया। साथ ही साथ निशस्त्रीकरण के लिए समर्थन के लिए जन आंदोलन चला गया। इन प्रयासों ने जापान को सुरक्षित कर उन्नति के पथ पर बढ़ने की मदद की। इतना आपको लिखना होगा। इसमें अगला प्रश्न था, अमेरिका एवं सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई 3 प्रभाव आपको लिखना था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पर्धा में वियतनाम एक मोहरा बनने लगा। अमेरिका चाहता था कि वियतनाम को हराकर उसके अधीनस्थ सरकार स्थापित करे। दूसरी ओर सोवियत संघ ने वियतनाम सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वह युद्ध में अमेरिका का सामना कर पाए। अमेरिका ने बर्बरता के साथ वियतनाम पर बम वर्षा की तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई। वियतनाम के लोग भी बहुत दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़े। दोनों के हजारों लोग मारे गए। लाखों की तादाद में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे। 1974 में अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस बुला लेगा। अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 30 अप्रैल 1975 को देश के दोनों भागों पर विलय हुआ। तो इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 9 था, भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव। तो इसमें आपको पहला प्रभाव लिखना होगा, भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला।
इसमें दूसरा आप लिखेंगे अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका मिला। तीसरा प्रभाव आप लिखेंगे विभिन्न भाषा को व भाषा बोलने वालों का सम्मान मिला। ये आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर आप लिखेंगे वैश्वीकरण का भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए चुनौती खड़ी की है। बैटरी है, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उत्पादकों पर कड़ी मार पड़ी। कई इकाइयां बंद हो गई जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित है। तो इतना आपको लिख देना होगा। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है, लिखिए। तो 4 अंतर आपको लिखना होगा। तो इसमें राष्ट्रवाद किसी भी देश का नागरिक जो अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों से पृथक होकर भी एकता के सूत्र में स्वयं को प्रोकर देश उन्नति पर जोर देते हैं, राष्ट्रीय भावना पर बल देते हैं। यह सोच राष्ट्रवाद का सूचक है। उदाहरण के लिए मुझे भारतीय और भारतीयता पर गर्व है। इतना आपको लिखना होगा। अब अति राष्ट्रवाद को देखते हैं। किसी देश का नागरिक अपने ही देश को सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य देशों को निकृष्ट मानता है। विश्व में अपनी संस्कृति या राज्य का विस्तार करना अति राष्ट्रवादी का लक्ष्य होता है। इसके लिए हिंसा युद्ध में कुछ भी गलत नहीं लगता। यह प्रवृत्ति और सोच विश्व शांति के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में यूरोपीय देश स्वयं को सभ्य और अफ्रीकी लोगों को असभ्य मानते थे। तो इतना आपको लिख देना होगा। इसी में अथवा था हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी, लिखिए। तो 4 समानताएं लिखना है। तो इसमें पहला समानताएं आप लिखेंगे दोनों नेताओं की रैली में जन समुदाय का विशाल सागर नजर आ रहा है, जो इस बात का सूचक है विशाल समुदाय का समर्थन इन नेताओं को सुनने के लिए है। दूसरा समानता आप लिखेंगे दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के विरुद्ध वैचारिक संप्रेषण करते दिख रहे हैं। तीसरा समानता आप लिखेंगे दोनों नेताओं का प्रभाव व स्वयं का शक्ति प्रदर्शन स्पष्ट दिख रहा है। चौथा समानता आप लिखोगे दोनों एक ही दल एक नेता की सोच के समर्थक थे। इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 12 में वृत्त 4 से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिनका आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है, किसका कम है। इसका उत्तर आप लिखोगे संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में वन भूमि अधिक है जो कि 46% है और उपवन भूमि कम है। छत्तीसगढ़ राज्य की उपवन भूमि 0% है जबकि भारत में कुल उपवन भूमि 1% है। इसी में प्रश्न ख था किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है। इसका उत्तर आप लिखोगे प्रति भूमि 4% संपूर्ण भारत की तुलना में 8% छत्तीसगढ़ में आधी है। अब इसमें प्रश्न नंबर ग था किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगनी है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे वन भूमि का प्रतिशत जो 23% है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में प्रतिशत 46% जो कि दुगनी है। इसमें प्रश्न घ था छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है जो कि सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 12 है जिसका अथवा निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसमें पहला है कुम्हार। तो कुम्हार मिट्टी का उपयोग करता है घड़े व मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाकर। दूसरा था किसान। तो किसान है खेती एवं बागवानी करके या अन्न उत्पादन करके मिट्टी का उपयोग करता है। तीसरा था इसमें मूर्तिकार। तो मूर्तिकार है मूर्ति बनाकर इसका उपयोग करता है। चौथा था इसमें उद्योगपति। तो उद्योगपति है वो ईंट, खिलौने, खप्पर बनाकर इसका उपयोग करते हैं। इसमें पांचवा है गांव की महिला। तो गांव की महिला है वो मिट्टी का चूल्हा बनाकर घर को मिट्टी से बनाना, लिपाई पुताई में इसका उपयोग करता है। तो इतना आपको लिख देना होगा, पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 13 था जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, समझाइए। तो इसमें पहला आप लिखेंगे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा आप लिखोगे निरक्षरता की स्थिति ज्ञात होती है जिसके निदान के लिए सरकार प्रयास करती है। तीसरा आप लिखोगे योजना की स्थिति का 10 वर्षों का मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालने में आंकड़े मददगार होते हैं। इसमें चौथा आप लिखो प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या सामाजिक उत्थान एवं विकास को परिभाषित करने में सहयोग करती है। इतना आप लिखना होगा। इसी के अथवा में एक प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे, समझाइए। तो इसके 4 कारण आपको लिखने होंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न है। पहला पॉइंट आपको लिखना होगा आवास की समस्या। दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा खाद्यान्न की समस्या। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या। अब प्रश्न नंबर 14 है वर्साई की संधि कब हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, समझाइए।
तो इसका उत्तर आप लिखोगे 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की थी। अब इनके शर्तें लिख लेना है। इसमें पहला शर्त आप लिखोगे अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। इसमें दूसरा शर्त आप लिखोगे संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। उनकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत और हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित किया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना भी न बने। इसमें तीसरा शर्त आप लिखोगे एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया। इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गया और आर्थिक विकास के अन्य संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो। इन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी। अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय। इसी में चौथा शर्त आप लिखेंगे जर्मनी ने युद्ध में जितने जमीन पर अधिकार जमाया हुआ था उसे उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे बेल्जियम व फ्रांस। पूर्व से रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो ये 4 शर्त आप लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 में अथवा वाला प्रश्न था, प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण 4 पॉइंट बनाकर आपको लिखना होगा। तो इसमें आप पहला लिखेंगे साम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष, फिर इसका डिटेल आप लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे उग्र राष्ट्रीयता की भावना, इसका भी डिटेल कर देना। फिर इसमें तीसरा लिखेंगे सैनिक गुटबंदी और चौथा लिखेंगे तत्कालिक कारण। इसको विस्तार से आपको समझाना होंगे, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 15 था मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। इसके आंसर आप लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुएं खरीदने और लेन देन का आधार मुद्रा ही है। प्राचीन समय में धातुओं के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। समय के साथ धातुओं के स्थान पर कागज के नोटों का प्रयोग हुआ। मुद्रा का आधुनिक स्वरूप प्लास्टिक मनी है। नकद रहित मुद्रा के इस माध्यम से ही वर्तमान समय में व्यापार हो रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, आरटीजीएस मुद्रा के आधुनिक रूप है, जिसके माध्यम से लेन देन आसानी से हो। मुद्रा आधुनिक स्वरूप का लाभ हम घर बैठे ले रहे हैं, इतना आपको लिखना होगा। इसी का अथवा है ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे, समझाइए। इसका उत्तर आप लिखोगे ऋण लेने में सबसे महत्वपूर्ण ऋण की आवश्यकता का आकलन एवं उसका उचित प्रयोजन में प्रयोग जरूरी होता है। ऐसा होने पर हम ऋण राशि से प्रगति कर सकते हैं एवं समय पर ऋण की वापसी भी कर सकते हैं। यदि ऋण राशि का उचित उपयोग नहीं करेंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो ऋण राशि में ब्याज की राशि जुड़ती जाएगी। इस प्रकार ऋण चुकाना कठिन हो जाएगा और हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। इतना आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 16 था ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए, कोई 5। इसमें एक अथवा वाला प्रश्न भी है। नगरीय अधिवास की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, कोई 5। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना आपको इस तरह 2 कॉलम बनाकर करने होंगे। इसमें पहला आप लिखेंगे इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इसका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई है, कुम्हार, लोहार, नाई, धोबी, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार नगरीय अधिवास में आप लिखोगे नगरों का विकास धीरे धीरे होता है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गांव के सदृश होते हैं, तत्पश्चात वृहद आकार लेता है। इतना आपको लिखना होगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कृषि प्रधान अधिवास में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन होता है। इसमें लिखना होगा नगरों में अप्राकृत उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे गांव में सार्वजनिक सुविधा, कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, पुलिस थाना आदि आते हैं। नगरीय अधिवास में आप लिखेंगे शहरों में सार्वजनिक सुविधा जैसे पार्क, नलों द्वारा पानी, बड़े मंदिर, मस्जिद, बड़े निजी स्कूल, अच्छे अस्पताल, यातायात, बड़ी दुकानें आदि होती है। इसमें चौथा पॉइंट आप लिखोगे
ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रकार सघन आवास, विखंडित आवास, पल्ली पूर्वाधिवास, कीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। नगरीय आवास में आप लिखोगे किसी भी नगर का एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, महानगर एवं विशालकाय नगर का रूप धारण करता है। इसमें पांचवा पॉइंट भी आप लिख सकते हो, गांव की जनसंख्या कम होती है और नगर की जो जनसंख्या है वो अधिक होती है। इतना आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नगरीय अधिवास की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है हम। तो पहला कारक आप लिख देना शीत प्रधान जलवायु, दूसरा धरातली स्वरूप, तीसरा लिख लेना खनिज एवं शक्ति संसाधन, और चौथा लिख लेना जलापूर्ति के स्रोत, और पांचवा परिवहन एवं यातायात। इस 5 पॉइंट को आपको डिटेल लिखना होगा, शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 17 था, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो पहला पॉइंट इसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को लिख देना और उसको विस्तार से समझा देना। दूसरा वित्त संबंधी शक्तियों को लिख देना। तीसरा आप लिख देना विधायी शक्तियाँ। फिर चौथा इसमें लिखना सैन्य शक्तियाँ, पांचवा न्यायिक शक्तियाँ, और छठवां आपातकालीन शक्तियाँ। और इन 6 शक्तियों को विस्तृत रूप से समझाकर आपको लिखना हो, तभी आपको पूरे 6 अंक मिल जाएंगे। इसी के अथवा में प्रश्न था, चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। तो 6 कार्य आपको लिखना, पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, दूसरा लिखना है चुनाव पर नियंत्रण, तीसरा लिखना है मतदाता सूची तैयार करना, चौथा लिखना है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और छठा आपको लिखना है महत्वपूर्ण पदों का निर्वाचन करना। इन 6 बिंदुओं को आपको विस्तृत से लिखना है, तभी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब प्रश्न नंबर 18 था, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। कोई 6 कारण आपको लिखना है, 6 अंक का प्रश्न होगा। तो इसमें 6 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला लिखना अशिक्षा, दूसरा जागरूकता की कमी, तीसरा आर्थिक समस्या, चौथा शासन के कार्यों में अरुचि, पांचवा आप लिख देना प्रभावशाली परिवार, और छठा आप लिखना उपेक्षापूर्ण नीति। ये 6 पॉइंट है जिसको आपको विस्तृत रूप से लिखना होगा, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। इसी का अथवा प्रश्न था, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व को किन्हीं 6 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। पहला आप लिख सकते हैं, नागरिकों को अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठन की जरूरत होती है। दूसरा आप लिखेंगे, सामूहिक हित के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। तीसरा आप लिख सकते हैं, संगठन के माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं, संगठन सार्वजनिक हित हेतु शासन पर दबाव बनाता है। पांचवा आप लिख सकते हैं, संगठन कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है, अतः इससे किसी को नुकसान या हानि नहीं होती। छठा आप लिख सकते हैं, संगठनों से देश का विकास होता है। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संगठन के माध्यम से नागरिकों को अपनी सुरक्षा के साथ अपने अधिकारों को प्राप्त करने में आसानी है। तो इतना आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे पेपर आपको हल करवा दिया है।